गुड इवनिंग एवरीवन, मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। आज हम लोग दोस्तों स्टडी करेंगे जून 2023 की जो करंट अफेयर्स हो रही है, हमारी मासिक करंट अफेयर्स विजन आईएएस की, उसका सेगमेंट हम लोग कवर कर रहे थे। और आज हमारा टॉपिक चलेगा इंटरनेशनल रिलेशन, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो शॉर्ट्स बचे हुए थे, संक्षिप्त सुर्खियां थी, जहां से यूपीपीसीएस या यूपीएससी 2024 में प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकते हैं, तो आज उनको हम लोग कवर करेंगे। और इसी तरीके से मई 2023 की भी करंट अफेयर्स को पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, तो आप लोग उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। और साथ ही साथ आरओ के बैच के लिए हम लोग घटना चक्र की सीरीज चला रहे हैं, टॉपर्स नोट्स की सीरीज चला रहे हैं, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा भारत मिस्र, यानी कि भारत मिस्र के बारे में हम जानकारी रखेंगे। इंडिया इजिप्ट, क्या थी बात चर्चे में? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका दौरे के बाद मिस्र की राजकीय यात्रा पर गए। कहाँ की यात्रा पे गए? मिस्र की राजकीय यात्रा पे गए। और यहाँ पे द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए रणनीतिक साझेदारी जो है कि इन्होंने की थी, और जिसकी पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि मोदी जी अमेरिकी दौरे के बाद मिस्र के दौरे पे जाएंगे, वहाँ की राजकीय यात्रा करेंगे। तो यहाँ पे एक रणनीतिक साझेदारी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। और यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट जो है कि समझौते किए गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, दूसरा आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातत्व से रिलेटेड, और तीसरा था पूरा अवशेषों तथा प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं। तो ये तीनों समझौते यानी एग्रीकल्चर हो गया और आर्कियोलॉजिकल हो गया, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो कानून बनाने थे प्रतिस्पर्धा के आधार पे, इन तीनों पे ही हस्ताक्षर किए गए हैं। और साथ ही साथ एक उपलब्धि भी दी गई है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द नाइल या ऑर्डर ऑफ द नील। ये नील नदी से संबंधित है, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है ऑर्डर ऑफ द नाइल या ऑर्डर ऑफ द नील। हम इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे कि क्यों इसको यही नाम दिया गया है। साथ ही साथ मोदी जी के द्वारा काहिरा में अवस्थित एक अल हकीम मस्जिद का दौरा भी किया गया। अब आप कहेंगे सर कि मस्जिद, वो भी ऐसी मस्जिद जो अल हकीम मस्जिद, कुछ ये खास बात थी क्या जहाँ पे इन्होंने इसका दौरा किया था? तो जी बिल्कुल इसकी खास बात थी, और हम इसकी स्टडी जो है कि करेंगे। अगर इसकी खास बात पे चर्चा करें तो देखिए, ये 11वीं सदी की यह मस्जिद दाऊदी बोहरा समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल है। और आपको पता होना चाहिए कि दाऊदी बोहरा समुदाय जो होता है, मुस्लिमों का जो बोहरा समुदाय है, यह भी भारत में निवास करता है एक बड़ी जनसंख्या के रूप में। और काहिरा की ये जो मस्जिद है, ये बोहरा समुदाय के लिए बहुत ही सांस्कृतिक महत्व रखती है। इस चीज़ को ध्यान में रख के मोदी जी के द्वारा बोहरा समुदाय का सम्मान किया गया है और मुस्लिम वर्ग का भी सम्मान किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। अभी हम इसके जरा मैप पर देख लेते हैं, एक बार एक नज़र डालते हैं। देखिए, इजिप्ट आपका कहाँ पे? ये रहा इजिप्ट। इजिप्ट की जो बाउंड्री शेयर होती है वो एक लीबिया देश से होती है, सूडान देश से होती है। साथ ही साथ यहाँ पे एक रेड सी देखने को मिलता है और मेडिटेरियन सी देखने को हमें मिलता है। और इसी इजिप्ट में एक सू कैनाल है जो क्या करती है? रेड सी को क्या करती है? मेडिटेरियन सी से जोड़ती है। और इसकी एक बाउंड्री और शेयर होती है, वो आपकी इजराइल के साथ है। वहीं आप ऊपर देखेंगे, इजराइल के बगल में जॉर्डन है और यहाँ पे सऊदी अरबिया है। तो ये इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन होगी जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता भी रहनी चाहिए, क्योंकि लोकेशन के आधार पे बहुत सारे प्रश्न लगातार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। अब जरा आगे देखते हैं इसके बारे में कि ऑर्डर ऑफ द नील जो अवार्ड था या नाइल अवार्ड, ये 1915 में मिस्र के तत्कालीन सुल्तान द्वारा पेश किए गए थे कि जो देश की महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करेंगे, यानी कि जो देश को महत्वपूर्ण सेवाएं देंगे, मिस्र को जो महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करेंगे, उन व्यक्तियों को जो है कि सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया था। और ये यहाँ का सर्वोच्च राजकीय सम्मान भी माना जाता है। वहीं अल हाकिम मस्जिद क्या थी? तो ये चौथी सबसे प्राचीन और इब्र तुलून की मस्जिद के बाद दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है ये मिस्र की, जिसका निर्माण 1013 ईस्वी में किया गया था। और मिस्र से भारत में आकर बसे बोहरा समुदाय, क्योंकि बोहरा समुदाय जो भारत में आज देखने को मिलता है, वो कहाँ से आकर बसे हैं? मिस्र से आकर बसे हैं। और लोगों ने 1970 में इस मस्जिद का जीर्णोद्धार करवाया था। और दाऊदी बोहरा इस्लाम के अनुयायियों का एक धार्मिक संप्रदाय है। तो आप समझ सकते हैं कि मिस्र में ये जो अल हाकिम मस्जिद, अब आपसे पेपर में क्या करेगा, सामान्यतः पूछ लेगा कि अल हाकिम मस्जिद, जहाँ हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दौरा किया गया, ये किस पश्चिमी एशियाई देशों में देखी जाती है? जैसे आपको ऑप्शन दे देगा, मिस्र दे देगा यानी इजिप्ट, सऊदी अरब दे देगा, ईरान दे देगा और इराक दे देगा। तो आपको ये ऑप्शन क्लियर करना रहेगा कि ये जो मस्जिद है ये कहाँ की है। और ऑर्डर ऑफ द नील या नाइल से आप पहचान सकते हैं कि मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान भी है। अब आगे देखते हैं हम, दूसरा एक हमारा टॉपिक है
वो हमारा दूसरा टॉपिक है। अभी हमने कल की क्लास में पढ़ा था ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन जो 1948 हुए थे उसके 75 ईयर्स, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं यूएन की शांति स्थापना यानी कि पीस कीपिंग जो ऑपरेशन चलते हैं उसके जो है कि हम 75 ईयर्स पढ़ रहे हैं। तो यूएन का जो पीस कीपिंग की शुरुआत की गई थी की 75वीं वर्षगांठ यहाँ पे सेलिब्रेट की जा रही है, और जिसकी इस वर्ष 2023 में जो थीम रहेगी पीस बिगिंस विद मी, यानी कि पीस के साथ हम लोगों को एक साथ रहना है। और 2022 में शहीद हुए शांति सैनिकों, जो शांति सैनिक होते हैं, ये मैंने कल की क्लास में बताया था, जो ब्लू हेमलेट होते हैं, जो ब्लू हेलमेट लगा के शांति सैनिकों के रूप में जाने जाते हैं, दुनिया में कहीं भी अशांति वाले क्षेत्रों में अपनी मिलिट्री तैनात करते हैं सभी देश, ताकि वहाँ पे शांति स्थापित की जा सके। तो उसमें जब कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है, कोई सैनिक, तो उसके लिए डैम हैमरस्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है। अब इसको उसके परिवार वालों को सम्मानित कर दिया जाता है उसके नाम पर। तो इस तरीके से जो व्यक्ति शांति सैनिकों के रूप में रहते हैं और मरण उपरांत यानी कि मरने के बाद उनको डैम हैमरस्कॉल्ड मेडल भी दिया जाता है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। साथ ही साथ यह अभियान सभी से शांति के लिए एक वैश्विक आंदोलन में शामिल होने का आह्वान भी करता है। क्या करता है? शांति में शामिल होने का आह्वान करता है। वहीं अगर हम देखें तो 75 वर्षों से विश्व के सबसे संवेदनशील राजनीतिक और सुरक्षा परिस्थितियों में भी 2 मिलियन से अधिक शांति रक्षक सैनिकों ने जीवन को बचाने और जीवन संबंधी बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। तो लगभग 2 मिलियन से अधिक शांति रक्षक सैनिकों ने, ध्यान देना, कि जीवन को बचाने, यानी 20 लाख से अधिक लोगों के जो है कि जीवन को बचाया है इन पीस कीपिंग की जो आर्मी है, मिलिट्रीज है, जिसमें भारत की भी सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। भारत ने लगभग अब तक 45 से 50 अभियानों में अपनी पीस कीपिंग आर्मी को भेजा है। जैसे अभी मैंने कल की क्लास में बताया था कि सबसे बड़ी जो पीस कीपिंग आर्मी विमेन जो महिलाओं की यूनिट तैनात की गई है, अफ्रीका में एक जगह है अबेई, वहाँ पर भी जो है कि अभी हाल ही में तैनात की गई है। इसके बारे में हमने कल की क्लास में चर्चा कर ली है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। साथ ही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हिंदी मीडियम के यूट्यूब सेशन पर इससे बेहतर कहीं भी आपको विजन आईएएस की क्लास नहीं मिलेगी। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं और हमारे कंटेंट को देख लीजिए किस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। तो आइए देखते हैं शांति अभियान विभाग क्या करता है। कि डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस औपचारिक रूप से 1992 में शांति स्थापना अभियान विभाग के रूप में स्थापित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के प्रयासों के सदस्य देशों तथा महासचिव की सहायता करते हैं ये। साथ ही साथ यह सुरक्षा परिषद, शांति रक्षक सेना और वित्तीय योगदानकर्ताओं के साथ संपर्क बनाए रखता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को हमें मिलती हैं। अब हम आगे आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, भारत यूएन एसडीजी सहयोग ढांचा। भारत और यूएन के बीच में एक सहयोग हो रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। भारत और यूएनओ के बीच में ये एक सहयोग किया जा रहा है। जैसे नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा को डेवलप किया, जो 2023 से 27 के लिए है, यानी कि ये लगभग 4 साल के लिए जो है कि वर्क करेगा, 2023 से 27 के लिए। और बात करते हैं, और इसका टारगेट क्या होगा कि जो 2030 के एजेंडे से प्राप्त 4 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 गोल हैं, उनको टारगेट कब तक किया गया? 2030 तक अचीव करने के लिए, जिसके लिए यूएन का सहयोग मिल रहा है 2023 से 27 के लिए। और जो 4 स्तंभ होंगे, लोग, समृद्धि, ग्रह, भागीदारी, और जब इन चारों का प्रयोग करेंगे हम तो कुछ परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे 6 स्तर पे। जैसे हेल्थ में रिफॉर्म होगा, न्यूट्रिशन में रिफॉर्म होगा, न्यूट्रिशन के बाद एजुकेशन में रिफॉर्म होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ में रिफॉर्म होगा, क्लाइमेट चेंज में रिफॉर्म होगा, और लोगों के एम्पावरमेंट में भी रिफॉर्म्स देखने को हमें मिलेगा। और ये सभी के सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट भी माने जाते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, एक अगला टॉपिक हमारा आ रहा है जो इम्पॉर्टेंट है, आईसीसी। ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बात करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी हाल ही में क्या होने वाला है कि मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है। और ब्रिक्स में आपको पता है भारत भी है, रसिया भी है, चाइना भी है, साउथ अफ्रीका भी है और ब्राज़ील भी है। ये 5 देश हैं, लेकिन दिक्कत आ रही है रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ। क्या दिक्कत आ रही है भाई, समझते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावना को देखते हुए
मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। और ये कानूनी विकल्प क्या होंगे इस पे बात करें, क्योंकि देखिए आईसीसी जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने पुतिन को युद्ध अपराध का दोषी माना है। और कौन से युद्ध अपराध, जो यूक्रेन के साथ रसिया के वार हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे, उसमें इसको दोषी माना गया है और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। और ऐसे में वो किसी भी दूसरे देश की धरती पे अगर कोई भी शिखर सम्मेलन को मतलब सम्मिलित होते हैं या उसमें शामिल होते हैं, तो उस देश की जिम्मेदारी बन जाती है कि प्रेसिडेंट पुतिन को गिरफ्तार कराए। और ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के पास एक सबसे बड़ा संकट आ चुका है कि क्या वो पुतिन को गिरफ्तार करेगा या वो कुछ अलग से कानूनी विकल्प ढूंढ रहा है कि हमारा मिशन भी हो जाए पूरा, अर्थात शिखर सम्मेलन भी आयोजित हो जाए, पुतिन जी हमारे शामिल भी हो जाए, लेकिन हमें उन्हें गिरफ्तार न करना पड़े। क्योंकि पुतिन को गिरफ्तार करने का मतलब है कि रसिया के द्वारा जितना भी सहयोग अफ्रीका को दिया जा रहा है वो सारा का सारा सहयोग छीन लिया जाएगा, चाइना उसके खिलाफ हो जाएगा, भारत के साथ भी संबंधों में कुछ विच्छेद देखने को मिल सकता है। तो एक बहुत ही बड़ी एक रणनीतिक चुनौती कह सकते हैं इस समय सऊदी अरब मतलब दक्षिण अफ्रीका के पास है। नियम क्यों है, ऐसा क्या है कि दक्षिण अफ्रीका आईसीसी का सदस्य है, ऐसे में उसकी जमीन पर रूसी राष्ट्रपति के उपस्थित होने पर उसे सैद्धांतिक रूप से उन्हें गिरफ्तार करना होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक रोम की संधि हुई थी, रोम स्टैच्यू के पक्षकार देशों के लिए आईसीसी के साथ सहयोग करना उनकी कानूनी बाध्यता है। और जबकि दक्षिण अफ्रीका क्या है, रोम की संधि में शामिल है। रोम की संधि में शामिल होने की वजह से उसे आईसीसी के निर्णय को मानना पड़ेगा कि अगर आपकी धरती पे, आपकी जमीन पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पुतिन जी शामिल होते हैं या किसी भी समय शिखर सम्मेलन में, तो आपको उन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। और आईसीसी के बारे में जरा यहीं से समझ लेते हैं। तो भाई आईसीसी के बारे में दिया हुआ है कि इसका मुख्यालय तो हेग नीदरलैंड में है, अक्सर ये पूछा जाता है। और ये नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध, आक्रामकता जैसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के आरोपी व्यक्तियों की जांच करने तथा उन पर मुकदमा चलाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। और यहाँ पे जो युद्ध अपराध है वो रूस यूक्रेन युद्ध है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन पे जो है कि आईसीसी ने जो गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया है। 1998 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की रोम संविधि द्वारा स्थापना की गई थी, लेकिन केवल 1 जुलाई 2002 के बाद किए गए अपराधों पर ही यह अभियोजन चला सकता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन रोम संविधि जो थी, रोम की जो संधि थी या संविधि, ये लागू हुई थी। अर्थात अगर 1 जुलाई 2002 से पहले अगर कोई विक्टिम रहा है तो वो इसके आदेश के अधीन नहीं आएगा, यानी आईसीसी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन ये मुकदमा तो अभी पिछले ही साल का है, तो इस वजह से जो है कि रूस के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं जरा यहाँ पे जो पक्षकार हैं। अब जैसे देखेंगे आप, अगर यहाँ पे रोम संधि के 123 देश पक्षकार हैं, जैसे और उसमें साथ ही साथ कुछ वैसे देश हैं जिन्होंने अभी तक हस्ताक्षर नहीं की, जैसे इंपॉर्टेंटली भारत, चीन, इराक, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, तुर्की। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि भारत ने रोम संधि पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसका मतलब अगर ब्रिक्स का सम्मेलन हम भारत की धरती पे कराते और वहाँ पे अगर व्लादिमीर पुतिन आते, तो भारत के ऊपर ये जरूरी नहीं था कि वो व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करें। ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। लेकिन कुछ देश ऐसे जिन्होंने हस्ताक्षर तो किए लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, जैसे मिस्र, ईरान, इजराइल, रूस और अमेरिका। और आपने देखा इनमें कहीं भी अफ्रीका का नाम नहीं आ रहा है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने तो साइन किए हैं। इसलिए उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसे गिरफ्तार करना ही पड़ जाएगा। तो इसीलिए वो बड़ा चिंतित है कैसे वो काम करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। अब एक अगला छोटा सा टॉपिक है हमारा यूपीआई नहीं, यूपीयू यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक पोस्टल सिस्टम होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली में यूपीयू के एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जो कि 1874 में स्थापित हुआ था और दुनिया भर में दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये सबसे पुराना स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में इसका मुख्यालय है और भारत सहित 192 सदस्य इसके हैं। यह मुख्य रूप से डाक क्षेत्र यानी पार्सल के संस्थाओं के मध्य सहयोग का एक प्राथमिक मंच है और ये अंतर्राष्ट्रीय मेलों का आदान प्रदान के लिए नियम बनाता है। जैसे मेल हो गया, पार्सल हो गया, वित्तीय सेवाओं को दायरे को बढ़ाने के लिए भी सिफारिशें करता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तो हम किसी को मेल कर रहे हैं, किसी सरकार को मेल कर रहे हैं, या कोई भी जो है कि हम ट्वीट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो उसको भी तो कोई ना कोई रेगुलेट करेगा, तो उसके लिए ये बनाया जाता है। बस इतना ही इसे जानना था। और अगला हमारा एक टॉपिक है एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन। हम बात करेंगे APPC अर्थात APPC, एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन
सर्वसम्मति से ACCC ने सर्वसम्मति से भारत को 2023-24 के लिए अध्यक्ष चुन लिया है। और ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रश्न है, इसे आपको जानना है, क्योंकि भारत को 2023-24 के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन पर स्थायी समिति का अध्यक्ष चुना गया भारत को। ये भारत के लिए बहुत ही गौरवान्वित होने की बात है कि बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों की अध्यक्षता अब भारत को दी जा रही है। ये भारत की कूटनीतिक, सामरिक और विदेश नीति का ही परिणाम है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रमुख भूमिका के रूप में अध्यक्षता संभालता है अब। हाल ही में देखिए, भारत को पहली बार G20 की अध्यक्षता मिली थी। ये भारत के लिए एक बहुत गर्व का पल रहा कि G20 यानी दुनिया के 20 प्रतिष्ठित देश, सबसे बड़ी इकॉनमी वाले देश भारत में आएंगे। भारत में जगह जगह उन्होंने विचार विमर्श किया, घूमा, मीटिंग्स की, और अभी सितंबर में उसकी शिखर सम्मेलन होना बाकी है जो कि दिल्ली में होगा। तो ये बड़े बड़े मंच जो है कि भारत संभालता है। G7 दुनिया की 7 बड़े देशों की इकोनॉमी, जहां भारत को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है फ्रांस सरकार के द्वारा कि आप भी आइए मोदी जी, भारत का भी यहाँ पे पक्ष होना बहुत जरूरी है। भले G7 के सदस्य नहीं हैं आप, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ती जा रही है, जो हमारे लिए बेहद ही अच्छी बात है। बात करेंगे अगर ACCC यानी एशिया पैसिफिक प्रोटेक्शन कमीशन की जो पहली बैठक थी 1956 में आयोजित हुई थी। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय पादप संरक्षण समझौते का संचालन ये करता है। भारत सहित कुल इसके 25 इसके सदस्य हैं और प्रत्येक 2 वर्षों में कम से कम एक बार अपनी बैठक जरूर आयोजित करता है। तो इस बार जो आयोजित हो रही है ये बैठक, ये जो है कि 25 देशों के साथ भारत भी इसमें शामिल है, जो कि भारत को इसकी अध्यक्षता इस बार दी गई है 23-24 के लिए। इसके कुछ उद्देश्य हैं, जैसे क्षेत्रीय पादप संरक्षण प्रणालियों का विकास करो, प्रभावी पादप संरक्षण व्यवस्थाओं को विकसित करने में सहायता, और फाइटोसैनिटरी यानी पादप स्वच्छता उपायों के लिए मानक निर्धारित करना। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। अब हमारा एक अगला टॉपिक है संयुक्त समुद्री बल। संयुक्त समुद्री बल का मतलब हो गया कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस CMF। संयुक्त अरब अमीरात ने CMF में भागीदारी से स्वयं को अलग कर लिया, यानी UAE ने जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस था, जो समुद्री बल में शामिल होने से मना कर दिया। हालांकि बहुराष्ट्रीय समुद्री साझेदारी है जो कई राष्ट्रों के मध्य एक समुद्र को लेके साझेदारी को डेवलप करती है कि कैसे हमें समुद्र का यूज करना चाहिए, कैसे हमें समुद्र से तस्करी को रोकना चाहिए, समुद्र में जो डकैती होती है, पायरेसी जिसको कहते हैं, उसे कैसे रोका जा सकता है। तो इस तरीके से इसमें एक फोर्सेस बनाई जाती है, बल बनाया जाता है, आर्मी बनाई जाती है, जहां से UAE ने खुद को अलग कर लिया। हालांकि भारत इसका एक सदस्य के रूप में है और इसका मुख्यालय बहरीन में है। इसका उद्देश्य होता है मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध व्यापार व समुद्री डकैती को रोकना और समग्र समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना होता है। हालांकि CMF की जो कमान होती है अमेरिकी नौसेना के वाइस एडमिरल के पास ही होती है। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे जो आज हमने डिस्कस किए हैं। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के टॉपिक, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तैयार कर चुके हैं। तो इसकी भी क्लास आपको अगले दिन मिल जाएगी। हालांकि अब हम लोगों का टारगेट यही रहेगा कि हर महीने की मैगजीन्स को केवल 10 से 12 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दें, जिसमें सबसे पहले पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, फिर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमें सबसे पहले कवर करना रहता है। तो ये तो थी आज की क्लास दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ऑलरेडी मैंने PDF पोस्ट कर दी है 4-5 दिन पहले ही, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं PDF। और ये जो मार्किंग वाली जो PDF है ये भी मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, तो ये भी आप ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।